हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने एक नया सीरीज की शुरुआत किया था जिसका नाम था पुस्तक का बिहार एक परिचय, समान अध्ययन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इम्तियाज अहमद का। यही बुक है, देखिएगा जरा, ये बुक है आपका। कौन सा बुक है? ये बुक है। और इसी बुक को हमने आपको करवाया था, जिसका पहला एपिसोड जो है कि हमने आपको सामने रखा है। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत सारी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा दिल से जो है कि आपका थैंक यू। इसी बुक का जो है कि हम लोग आपको एक एक क्वेश्चन को एक एक लाइन जो है कि आपको करने वाले हैं। ये जो होगा, इसका जो है सेट नंबर कितना जाएगा, ये जो है कि वीडियो नंबर 2 जो है कि आपका इसका जाएगा। या मतलब कि पार्ट, ये आपका कौन सा पार्ट अभी जाएगा अपलोड होगा, तो ये दूसरा नंबर पार्ट जो है कि अभी आपके सामने जो है कि वीडियो को रखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चन को किया है ना। आज हम लोग को जहां से हम लोगों ने पार्ट 1 को समाप्त किया था, वहीं से पार्ट 2 को हम लोग आज शुरुआत करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ जो है कि हम लोग पार्ट 2 को शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के माध्यम से जो है कि इसका शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो को जो है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है कि आपको फैला दीजिए, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, और हमारे चैनल को जो है कि आप लोग आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है संकल्प एकेडमी बिहार। उस पर जाके आप लोग जो है कि अपनी तैयारी को, जनरल कंपटीशन का जो भी लोग तैयारी करते हैं, उसकी जो है कि तैयारी को जो है कि चार चांद लगा सकते हैं, है ना। और साथ साथ जो है कि आपका बैच जो है कि स्पेशल बिहार दरोगा से संबंधित चल रहा है। तो जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहां से एक बेहतरीन तैयारी आपको कराई जाएगी, विथ वीसी के माध्यम से या क्यूज के माध्यम से जो है कि आपको कराई जाएगी। चलिए, तो इसी सेशन में आपको दूसरा जो है कि इसका पार्ट की शुरुआत करते हैं। सेकंड पार्ट जो है कि अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टार्ट होगा मौर्योत्तर काल से जो है कि आपका शुरू होगा। किस काल से? मौर्योत्तर काल से जो है कि आपका शुरू होने वाला है। तो चलिए, मौर्योत्तर काल से आगे के कार्यक्रम को, आगे की पुस्तक को एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हर एक क्वेश्चन पे आपको हम चर्चा करेंगे। इसके साथ चलिए, आइए इसकी शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। आ जाइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सभी लोग सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना विचार को जरूर रखिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसके साथ पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध में किस राजवंश का जो है कि स्थापना किया गया। तो मगध में कौन सा? तो मौर्य के बाद जो आया था मगध में शुंग वंश आया था। शुंग वंश जो है कि आपको आया था। इसका शॉर्ट फॉर्म मौर्य बात करेंगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? हसन मशूक सा होता है। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से जो है कि आपको मौर्य वंश, स से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, और सा से सातवाहन वंश। सा से सातवाहन वंश जो है कि आपको आता है, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा। और ऐसा ही जो है कि इसका क्रम आता है, इसको जरा समझिएगा। बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के उपरांत कौन सा? तो शुंग वंश जो है कि आपको बिहार में, ये आपको मौर्य साम्राज्य के उपरांत जो है कि मगध में शासन किया। शुंग वंश के शासनकाल की बात करेंगे 188 ईस्वी से 188 ईस्वी से 75 ईस्वी तक जो है कि आपका इसका शासन रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र जो है कि आपको शुंग जो है कि आपको शुंग वंश के संस्थापक थे। और पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल की बात करेंगे 185 ईसा पूर्व से लेके 149 ईसा पूर्व तक जो है कि इनका शासनकाल चला था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कट्टू कट्टुकट राम बिहार के तीन तीन बार जो है कि आप नष्ट करवाने का जो है कि प्रयत्न किया था? किसने आपको प्रयत्न किया था? तो ये किया है पुष्यमित्र शुंग ने किया है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़न और आक्रमण का व्यवहार जो है कि आपको किसने किया है? तो पुष्यमित्र शुंग जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो बोलता है कि पाटलिपुत्र पर यमन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? पाटलिपुत्र पर यमन डेमेट्रियस का जो है कि आपको आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो ये भी आपका हुआ था शुंग वंश के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ था। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि पाटलिपुत्र में डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? शुंग वंश के शासनकाल में हुआ, लेकिन कब हुआ? तो ये हुआ 185 ईसा पूर्व में जो है कि इसकी आक्रमण जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है कि मगध का प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था किसने? जो है कि ब्राह्मण राज्य को स्थापित किया था। तो यही पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है कि आपको किया गया था ब्राह्मण राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न जो है कि शुंग वंश के पतन के बाद मगध में किस वंश का जो है कि आपको हुआ था? तो अभी जस्ट बताया है, शुंग के बाद कौन आया था? शुंग के बाद कर्म आएगा, कर्ण वंश आएगा। और कर्ण वंश के शासनकाल की बात करेंगे 75 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक जो है कि आपको इसका शासनकाल चलेगा।
कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश का संस्थापक जो था कि आपको वासुदेव था, सबको पता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, देवभूति की हत्या करके उसके बाद उसके सचिव जो है कि वासुदेव ने मगध में कौन सा वंश की नींव डाली थी? तो कम्म वंश की जो है कि आपको नींव डाली थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोलता है कि कौन वंश का जो है कि आपको सत्ता समाप्त की? सत्ता को समाप्त किया था किसने किया था? तो ये जो है कि आपको आंध्र सातवाहन। कर्ण के बाद कौन आएगा? आंध्र सातवाहन जो है कि आपको आएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं का शासन था? तो ये किस वंश के राजाओं का शासन की बात करेंगे तो ये राजाओं का शासन था, जिसका शासन किसका था? तो ये मित्र वंश का जो है कि आपको शासन था। किसका था? मित्र वंश का जो है कि आपका शासन काल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने की बात करेंगे, ये बिहार के किस स्थान से? तो ये बिहार के बोध गया से। कहां से? बोध गया से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? बोध गया से जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ जो है कि अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन जो है कि आपका क्या बोलता है, इसको जरा समझिएगा। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र में किस बौद्ध विद्वान से अपने दरबार में प्रशय दिया था? किसको दिया था प्रशय? तो ये दिया था अश्व घोष को जो है कि आपको प्रशय दिया था। किसको? कनिष्क ने पाटलिपुत्र में राजाओं को बुरी तरह से परास्त किया तथा उनके हर जाने के रूप में वह यहाँ अश्व घोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत दुर्गा ले लिया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम कौन सा? अभी जस्ट बताया, हसन, मशूक, शाह। याद रखिएगा, ह से हो जाएगा आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और आपको इसके बाद हो गया सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, ठीक है, वाहन वंश, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? तो शुंग वंश की राजधानी जो आपको पाटलिपुत्र थी, ये आपको पता ही होगा। अगला है शुंग वंश की राजधानी। कर्ण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कर्ण वंश की भी राजधानी आपको कहाँ थी? पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न बोलता है कि अगला प्रश्न है कि कलिंग शासक खारवेल मगध पर आक्रमण किया था। मगध पर आक्रमण जो है कि कलिंग शासक खारवेल ने कब किया था? तो ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में जो है कि आपको कलिंग नरेश खारवेल जो है कि मगध पे आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? कहां से कीमती उपहार को प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था अंग और मगध के क्षेत्र से जो है कि आपको प्राप्त किया था, अंग और मगध के क्षेत्र से। अगला है कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत मगध में शासन रहा। किसका शासन रहा था? तो ये रहा था आपका लिच्छवियों का शासन रहा था। कुछ इतिहासकार के अनुसार मगध में संग मुरंडनों का नियंत्रण भी हो गया था। ये जो है कि इतिहासकार जो है कि आपको कहते हैं, इसी के बारे में लिखा गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि गार्गी संहिता पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो यह आक्रमण की बात करेंगे तो यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जो है कि आपको करवाया गया था। किसके शासन काल में? पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में करवाया गया था। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध बौद्ध विहार के अवशेष का प्रशय देने वाला शासक था। कौन सा शासक था? तो ये जो था कनिष्क था। इसका राइट आंसर कनिष्क जो है कि आपको हो जाएगा। अब आते हैं गुप्तकालीन बिहार के ऊपर। गुप्तकालीन से जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये सारे पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न जो है कि सुनिएगा। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक की बात करेंगे, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक करवाया गया था। अगले प्रश्नों पे चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? तो गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष 320 ईस्वी था। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था? तो कुमारी देवी की बात करेंगे तो इनका विवाह जो हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम से जो है कि विवाह हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था।
महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था कहां से? पाटलिपुत्र में जो है कि आपको धारण किया था। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है जरा देख लीजिएगा। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का भी प्रचलन जो है कि आपको 320 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न जो बताइएगा, अगला प्रश्न जो है कि आपका, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है? तो लिच्छवी दौहित्र की बात करेंगे, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है लिच्छवी दौहित्र। सही है, समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है कि इसका श्रेय जो है कि आपको दिया जाता है। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को इसका श्रेय जो है कि आपको दिया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहां थी? तो गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र में था। चलिएगा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस गुप्त शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया का एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? किसने मांगा था? किससे मांगी गई थी? तो यह अनुमति जो है कि मांगी गई थी समुद्रगुप्त से जो है कि आपको मांगी गई थी। राइट आंसर इसका समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे, ये किसके काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। ये 34वीं बीपीएससी का पूछा गया आपको प्रश्न है। किसका है? 34वीं बीपीएससी का पूछा गया आपको प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करेंगे, ये कुमार गुप्त जो है कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कौन थे? कुमार गुप्त। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि बोध गया में महाबोधि, बोध गया में क्या बोलता है? बोध गया में जो है कि, एक मिनट रुकिएगा, हाँ चलिए ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर का जो है कि आपको स्थापना हुई थी, किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपको गुप्त काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? गुप्त काल में जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था। आइएगा अगले प्रश्न पे। चीनी यात्री वेनसांग कितने समय तक पाटलिपुत्र में जो है कि आपको शासन किए थे? तो कितने साल तक किए थे? तो ये जो है कि आपको 3 साल तक शासक ने पाटलिपुत्र में रहे थे। कितने साल तक? 3 साल तक जो है कि आपको रहे थे। कितना साल तक? 3 साल तक जो है कि आपको रहे थे। इसका राइट आंसर 3 साल हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या बोलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है कि आपका फाहियान भारत पर जो है कि आपको भ्रमण पर आया था। फाहियान कौन आया था? फाहियान जो आया था भारत के भ्रमण पर आया था। और इसका उद्देश्य जो था कि बौद्ध पांडुलिपि से प्राप्त करना था। बौद्ध पांडुलिपि को क्या करना था? प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से तो था? आर्यभट्ट का संबंध जो है कि आपको पाटलिपुत्र से था। किससे था? पाटलिपुत्र से इनका संबंध था। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में एक प्रसिद्ध सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिला से प्राप्त हुई है? तो गुप्त काल में ये प्राप्त हुआ है शाहाबाद के क्षेत्र से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है, शाहाबाद। अगला प्रश्न है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति जो है कि प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये सुल्तानगंज से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। राइट आंसर इसका सुल्तानगंज जो है कि आपको हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको राजगीर में मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिन का चित्र जो है कि है, और यह जो है कि किस काल से प्राप्त हुआ है? तो ये सब जो है कि आपका गुप्ता काल से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। राइट आंसर गुप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राजगृह में स्थित जो है कि जरासंध की पहली बैठक का निर्माण किसके काल से माना जाता है? तो ये भी आपका गुप्त काल से जो ही आपको माना जाता है। अगला प्रश्न है कि तीर मुक्ति या आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। कौन था आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल? तो गोविंद गुप्त था। कौन था? गोविंद गुप्त जो है कि आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। अगले प्रश्न पे आते हैं। और गोविंद गुप्त जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का एक छोटा पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन सा था? छोटा पुत्र था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन सा था? तो बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र की बात करेंगे, नालंदा था। और अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? ये जो है कि 42वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये बौद्ध दर्शन के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न जो बोलता है आपको 21वां नंबर प्रश्न, नालंदा में अवस्थित भारतीय विद्यालयों में फाहियान
किसके शासनकाल के दौरान आया था? ये जो है कि प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय 2002 का पूछा गया प्रश्न है। ये चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के शासनकाल में जो है कि आपको फाहियान आया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जरा समझिएगा। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में देश मगध देश जो है कि सर्वाधिक नगर था और धनपतियों के यहाँ चिकित्सालय बनवाए बनवाए थे, और जहां रोगियों को मुफ्त जो है कि भोजन के साथ साथ दवाई दी जाती थी। यह किसका था? तो यह जो है कि कहना था फाहियान साहब का। फाहियान इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त संवत का आरंभ हुआ था। गुप्त संवत का आरंभ होता है, कब से होता है? तो 320 ईस्वी से जो है कि आपको होता है गुप्त संवत का आरंभ 320 ईस्वी से होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो किसे भारत का? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है कि आपको कहा गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है कि सौराष्ट्र और मालवा के क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने किया था? तो यह जो है कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रम आदित्य के द्वारा जो है कि आपको माना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता की बात करेंगे, हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में एक सफल सैनिक अभियान किया था? दक्षिण भारत में एक सफल सैनिक अभियान किया था। तो ये किया है सॉरी, समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? प्रयाग प्रशस्ति में तो इसमें जो है कि समुद्रगुप्त के जो है कि आपको विजयों के बारे में चर्चा किया गया है, प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो गुप्त साम्राज्य के पतन की बात करेंगे, हुनों का आक्रमण ये कारण था। उसके बाद प्रशासन का सामंती स्वरूप ये भी आपका कारण था, और आपको सामंती स्वरूप ये भी आपका कारण था। उसके बाद कमजोर शासक ये भी सब इसका कारण था। गुप्त काल का जो है कि आपको खत्म होने का कारण ये तीनों था। ये चौथा आर्थिक संकट नहीं आया था, कमजोर शासक होने के बदौलत जो है कि इस पे जो है कि आपका ये जो है कि गिरते हुए चला गया और ये खत्म हो गया। अगला प्रश्न है कि मगध में महिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो यह जो हुआ था नरसिंह गुप्त के समय में हुआ था। किसका आक्रमण है? मिहिर कुल का आक्रमण। मिहिर कुल का आक्रमण किसके समय में? नरसिंह गुप्त के समय में आपको होता है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो बोलता है ये है आपका मगध मगध में किस प्रति परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो असंख्य शत्रुओं का विजेता जो है कि आपको कृष्णगुप्त को कहा गया है। किसको? कृष्णगुप्त को कहा गया है। और ये कृष्णगुप्त जो है कि विद्वानों के द्वारा सदा घिरा रहता था। कौन? कृष्णगुप्त था। अगला प्रश्न है कि मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उनके उपाधियों को सुम्मिलित कीजिए। क्या क्या उपाधि है? जरा इसको देखिएगा। इसको सुम्मिलित करने के लिए बोलता है। चलिएगा जरा इसको सुम्मिलित करते हैं। इसका सुम्मिलित की बात करेंगे, इसका सुम्मिलित करते हैं। पहला है हर्षगुप्त। हर्षगुप्त का जो है कि आपको कौन था? तो हर्षगुप्त में जो है कि आपको वीर योद्धा। ठीक है। दूसरा जो है कि आपको कौन है? दूसरा है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का हो जाएगा महाराजा धीराज। अगला है जीवित गुप्त का क्या हो जाएगा? जीवित गुप्त की बात करेंगे, ये हो जाएगा राजाओं का सिरमौर। ठीक है। चौथा है आदित्य सेन। ये हो जाएगा परम परम भट्टाकर या महाराजा धीराज। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो बोलता है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालयों के शत्रुओं को भी जीता था? किसके बारे में कहा गया है? तो जीवित गुप्त के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? जीवित गुप्त के बारे में कहा गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य को स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये आदित्य सेन था। आदित्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुइन से भारत की यात्रा किया था? तो यह जो है कि आपको आदित्य सेन के समय में जो है कि आपको किया था, आदित्य सेन। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न जो है कि आपका मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम जो है कि आपको कृष्णगुप्त, उसके बाद हर्षगुप्त, उसके बाद जीवित गुप्त, उसके बाद कुमार गुप्त, उसके बाद दामोदर गुप्त, उसके बाद मनो महासेन गुप्त, उसके बाद देवगुप्त, उसके बाद माधव गुप्त, उसके बाद आदित्य सेन। ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न गुप्तोत्तर काल पे आते हैं। गुप्तोत्तर काल पे से प्रश्न बनता है, जरा इसको भी देख लीजिएगा। यह चीनी यात्री इत्सिंग बिहार की यात्रा या भ्रमण के लिए कब आया था? तो इत्सिंग जो आया था 673 में जो है कि आपको आया था। इत्सिंग लगभग 673 से 675 के समानांतर लगातार 10 वर्षों तक जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय में यह शिक्षा जो है कि आपको प्राप्त किया था इत्सिंग। अगला प्रश्न है कि हर्ष के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय जो है कि प्रसिद्ध था, यह भी पूछा गया प्रश्न है। अगला है चीनी यात्री वेनसांग किस जो है कि विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था? तो ये जो आया था आपको नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था। वेनसांग कब से कब तक रहा है? 635 से लेकर 640, यानी 5 वर्षों तक ये अध्ययन के लिए जो है कि आपको रुका था। वेनसांग पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष किया था? तो पाटलिपुत्र की यात्रा 635, देखिए यहाँ 635 से लेकर 640 तक है, 635 में रहा है, 5 साल रुका है पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है कि बौद्ध गया में महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन सा था? तो ये आपको शशांक था। शशांक जो है कि आपको बंगाल का शासक था एवं क्रूर और धर्मार्थ था शासक था, क्रूर था। अगले प्रश्न पे आते हैं। पालकालीन बिहार के ऊपर जरा चर्चा करते हैं। पाल पे आइएगा, यहाँ से प्रश्न जो है कि आपको लगभग एग्जाम बीपीएससी में देखने को मिल ही जाएगा। पालकालीन से आएगा। पहला प्रश्न है कि ओदंतीपुरी जो है कि आपका शिक्षा केंद्र, ओदंतीपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में आपको अवस्थित है। पाल वंश के संस्थापक की बात करेंगे, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। अगले प्रश्न पे आते हैं और पाल वंश का शासनकाल की बात करेंगे, 750 से 770 ईस्वी तक जो है कि आपको रहा था। अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के समय में जो है कि आपको हुआ था। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने करवाया था? तो ये जो है कि पाल वंश के शासक ने आपको करवाया था। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक बिहार के किस जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे, ये आपको भागलपुर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो आर्थिक अनुदान देने वाला शासक हर्ष था, धर्मपाल था और देवपाल था। हर्ष था, धर्मपाल था और देवपाल था। अगला प्रश्न है कि मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो पाल शासक देवपाल जो है कि आपको मुंगेर को राजधानी बनाया था। कौन था? देवपाल था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पाल शासक के द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन जो है कि आपको दिया गया? बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को? तो बौद्ध धर्म के महायान को जो है कि आपको विशेष जो है कि आपको दिया गया था। किसको? महायान को। हीनयान मत करिएगा, महायान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? तो यह जो था आपको देवपाल के शासनकाल में हुआ था और देवपाल ने 5 गांवों को जो है कि आपको दान में भी दे दिया था। कितने गांवों को? 5 गांवों को। अगला प्रश्न जो आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका नालंदा विश्वविद्यालय के लिए खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था? खर्च के लिए तो ये दिया है आपको धर्मपाल के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने ओदंतीपुरी बिहार शरीफ में एक प्रसिद्ध जो है कि बिहार की स्थापना करवाया था? तो ये करवाया है गोपाल के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस काल के कांसे की मूर्तियां का निर्माण एक उन्नत शैली के विकास बिहार में हुआ था? तो यह हुआ था, किसका हुआ था? तो पाल युगीन कला का। किसका हुआ था? पाल युगीन कला का विकास हुआ था। अगला प्रश्न जो है कि आपका बिहार में पाल युग के कांस्य से निर्मित मूर्तियों के एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली का निर्णायक दिन था। किसका निर्णायक दिन था? तो ये निर्णायक दिन जो था आपको धीमन का और आपको विट्ठल पाल का दिन था। किसका? ऑप्शन नंबर बी, धीमन और विट्ठल पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे? तो ये जो है कि आपको नालंदा के निवासी थे। कहाँ के? नालंदा के निवासी थे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किसने जावा के शासक बेल बट्टल बठेल पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांवों को अनुदान दिया था? तो ये जो है कि आपको देवपाल, इसका राइट आंसर देवपाल के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। अगला प्रश्न है कि बौद्ध विहार में शांत रक्षित, बौद्ध विहार में शांत रक्षित और अतिश दीपंकर किस काल के तिब्बत गए थे? तो ये जो है कि किस काल के थे? तो पाल काल के जो है कि आपको थे, पाल काल में थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका बिहार में पाल काल में संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ये कथन जो है कि कौन सा असत्य है, सही नहीं है। देवपाल नागरहारा के वीर देव को नालंदा का पुरोहित नियुक्त किया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नालंदा के देवपाल का नाम एक बाजार या हाट था, ये भी आपको सही है। तीसरा बोल रहा है पाल शासक वर्णाश्रम धर्म के जो है कि आपको पालन थे, नहीं, ये बौद्ध धर्म के थे, ठीक ना, बौद्ध धर्म। यहाँ देखिए बौद्ध धर्म है ना। और ये जो है कि आपको 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में बौद्ध सेन बिहार का संरक्षण हुआ था, ये भी आपका सही। ऑप्शन नंबर 3 जो है कि आपका गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी जो है कि आपको सब सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न जो है कि आपको स्वर्ग भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रखरखाव के हेतु अपने दूत देवपाल को 5 गांवों को दान में देने की प्रार्थना किया? ये बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है, 64वीं का। ये जो होगा बालपुत्र देव, कौन है? बालपुत्र देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। पाल काल का प्रसिद्ध जो है कि आपको प्रतिमा सांचे से ढली है, इसका साक्ष्य कहां से मिला है? तो इसका साक्ष्य की बात करेंगे, इसका साक्ष्य जो है कि नालंदा के कुकरीहार गया से आपको प्राप्त हुआ है। नालंदा एवं कुकरीहार गया से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है देखने को। अगला प्रश्न है कि पाल काल के मूर्ति कलाकार धीमन और विठल पाल समकालीन था, किसके समकालीन था? तो धर्मपाल और देवपाल के समकालीन था। किसके? धर्मपाल और देवपाल के समकालीन था। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिका प्रजा परमित एवं पंच रक्ष युग का कौन था? तो यह कौन था? तो ये पाल युग का था। कौन सा? पाल युग का जो है कि आपको था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका क्या है? अगला प्रश्न जो है कि पालकालीन चित्रकला का चित्र भित्ति कहां से जो है कि आपको प्राप्त होता है? तो ये चित्र भित्ति आपको नालंदा से प्राप्त होता है। कहां से? नालंदा से प्राप्त होता है, ठीक है। नालंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न को सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, कहां से प्रसारित करते थे? तो पाटलिपुत्र से जो है कि आपको प्रसारित करते थे। पाल काल में श्रीनगर मुक्त कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये जो है कि आपको मगध को कहा जाता है। किसको? मगध को कहा गया है, मगध को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि आपका आइएगा। अगला प्रश्न है कि देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहा विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो यह नालंदा में करवाया था। कहां पे? नालंदा में। अब आते हैं मिथिला के ककाट वंश के ऊपर जरा चर्चा कर लेते हैं। मिथिला के ककाट वंश या ककाट शासक के ऊपर। मिथिला के ककाट वंश के बारे में जानकारी मिलता है, कहां से मिलता है? तो इसकी जानकारी हमें दरभंगा जिला के भीत भगवानपुर से प्राप्त मालदेव के लेख से प्राप्त होता है। दूसरा जानकारी हमें सिमराव से प्राप्त पाषाण लेख से प्राप्त होता है। और तीसरी जानकारी हमें उदरा दाढ़ी दरभंगा से प्राप्त जो है कि श्रीधर दास महामांडलिक से जो है कि आपको शिवालिक से प्राप्त होता है। मतलब तीनों के तीनों से इसे हमें प्राप्त होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि राजनीति रत्नाकर के रचयिता चंदेश्वर ठाकुर किस ककाट वंश के शासक के मंत्री थे? तो यह जो थे कि हरि सिंह देव के जो है कि आपको मंत्री थे। किसके थे? हरि सिंह देव के। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मिथिला की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर की रचना किसने किया था? तो वर्ण रत्नाकर की रचना की बात करेंगे
ज्योतिश्वरी ठाकुर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। ज्योतिश्वरी ठाकुर के द्वारा जो है कि इसकी रचना की गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के ककाट वंश से संबंधित सत्य कथनों को चयन कीजिए। पहला कथन क्या है? जरा सुनिएगा। पहला कथन आइएगा, पहला कथन की बात करेंगे। पहला कथन क्या है? जरा सुनिएगा। पहला जो है कि आपका मिथिला के ककाट वंश की स्थापना 1007 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि ककाट शासक नान्यदेव ने भारत नाट्य शास्त्र का टीका लिखते हेतु अपने महा महासामधिपति और मिथिलेश्वर और नटप्रलब कहते थे। बिल्कुल सही है। तीसरा बोलता है कि आपको नरसिंह देव के शासनकाल के दौरान 1202 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी तिरहुत होते हुए लखनौती पहुंचा। और चौथा बोलता है कि काकाट वंश का शासनकाल राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया है। तो ये सभी के सभी जो है कि इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 1 2 3 4 जो है कि सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका कृत चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता चंदेश्वर थे। कौन थे? चंदेश्वर थे। ठीक ना? चंदेश्वर। और चंदेश्वर किसके पुत्र थे? तो ये जो है कि आपको धीरेश्वर ठाकुर के पुत्र थे। धीरेश्वर ठाकुर के पुत्र थे। अगला है कि छादोग्य या 10 पद्धति पुस्तक किसने लिखा था? तो यह पुस्तक जो है कि आपको लिखा है वीरेश्वर के द्वारा जो है कि लिखा गया। किसके द्वारा? वीरेश्वर के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका किसे महावर्तिका नैन नैब निधिका का नाम से जो है कि आपको जाना जाता है? तक इसको धीरेन्द्र ठाकुर को जो है कि आपको जाना जाता है। मिथिला में या तिरहुत के ककाट राजवंश का उदय 1097 से 98 तक किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था रामपाल के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में? रामपाल में। अगला है मिथिला या तिरहुत क्षेत्र में ककाट राज्य की स्थापना किसने करवाया था? तो यह नान्यदेव के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि मिथिला में ककाट शासकों की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी की बात करेंगे सिमरावगढ़ जो है कि इसकी राजधानी थी। ककाट वंशों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। ककाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो है कि हरि सिंह जो है कि आपका अंतिम शासक था। अगले प्रश्न पे आते हैं। ककाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था। कब हुआ था पूर्णतः अंत? ये 1378 ईस्वी तक जो है कि इसका पूर्णतः अंत हो गया था ककाट वंश का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिहार में किसके समय में पांजी प्रबंधन का विकास हुआ था? पांजी प्रबंधन की बात करेंगे। इसका विकास जो हुआ था किसके समय में हुआ था? तो इसका विकास जो हुआ था आपको ककाट शासकों के समय में जो है कि आपका इसका विकास हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको तिब्बत इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था। कब आया था तिरहुत? तो ये 1234 ईस्वी में जो है कि आपका तिरहुत आया था। कब तक? 1234 में। आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय ककाट राज्य पर किसका शासन था? तो ककाट राज्य पर किसका शासन था? तो यह नरसिंह देव का जो है कि आपको शासन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन और मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ये विदेशी यात्री की बात करेंगे लामा तारानाथ था। लामा तारानाथ नहीं था। ये जो है कि आपको धर्मा स्वामीन था ये था। और आपको मुल्ला तकिया ये दोनों था। मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि तुगरिल तुगन के अभियान के समय ककाट राज्य का शासक कौन था? तो इसका शासक की बात करेंगे राम सिंह देव जो है कि इसके शासक थे उस समय, राम सिंह देव। अगला प्रश्न है कि ककाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? कौन महान समाज सुधारक था? तो बात करेंगे तो हरि सिंह देव जो है कि इसके महान समाज सुधारक थे। कौन थे? हरि सिंह देव। अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न जो बोल रहा है आपका पंजी प्रबंधन, पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से जो है कि विकसित हुआ था? तो यह हुआ था हरि सिंह देव के शासनकाल में जो है कि विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मध्यकालीन बिहार के इतिहास पे आते हैं। एशियंट पूरा खत्म हो चुका है, मतलब कि हम प्राचीन जो है कि अभी पूरा के पूरा जो है कि आपको रजनीश कुमार का जो है कि बुक और इम्तियाज अहमद के बुक से जो है कि पूरा का पूरा जो है कि आपको प्राचीन बिहार को खत्म कर दिए हैं। हम लोग मध्यकालीन बिहार को देखेंगे, उसके बाद आधुनिक बिहार को देखेंगे और बहुत जल्द इस बुक को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा, बस सभी वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला आते हैं मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन और स्रोतों के बारे में जानते हैं। बख्तियार खिलजी के पूर्व बिहार में मुस्लिम हमलावरों के इस्लाम धर्म का प्रचार का आगमन की जानकारी हमें मिलती है। कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है? तो इसकी जानकारी की बात करेंगे, इसकी जानकारी 1124 ईस्वी के मनेर से प्राप्त त्रामपत्र से आपको होता है। और दूसरा तिब्बत विद्वान तारानाथ के रचनाओं से जो है कि आपको प्राप्त होता है। मतलब ए और बी दोनों के दोनों इसमें सही ऑप्शन आपको हो जाएंगे। चलिएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि मध्यकालीन बिहार के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत में जो है कि सत्य कथन को चयन कीजिए। सत्य कथन कौन सा है उसको जरा चयन करना है, इसको देखिएगा जरा। तबकात ए नासरी एवं रियाज उस सलातीन से बख्तियार खिलजी के प्रशासनिक प्रबंधों के बारे में जानकारी मिलता है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। दूसरा जो दे रहा है आपको मिनहाज उल सिराज की पुस्तक, तबकात ए नासरी और शेख कबीर की पुस्तक अफसाना ए शासन से मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलता है। ये भी आपका सही है, दो आपका सही हो गया। तीसरा बोलता है कि अबुल फजल के अकबरनामा और बाबर के तुजुके बाबरी से बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ये भी आपका सही है। चौथा बोलता है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी और जियाउद्दीन बर्नी के तारीखे फिरोज शाही से मध्यकालीन बिहार की जानकारी मिलती है। ये भी आपका सही है। और पांचवा की बात करेंगे, पांचवा बोलता है तारीख ए शेर शाह के प्रशासन और इतिहास के बारे में सर्वाधिक जो है कि महत्वपूर्ण स्रोत आपको मिलता है। ये भी आपका जो है कि आपका सही है। दोनों का दोनों जो है कि आपका क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों जो है कि आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तो इसमें राइट आंसर की बात करेंगे। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा आपको सभी के सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5, इसमें सभी जितना भी हम बोले ना, सब का सब जो है कि आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी का सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका 16वीं सदी में 16वीं सदी में किसने बतलाया कि बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पर आक्रमण कर वहां जो है कि ककाट वंश के शासक को अपना बनाया और उसके बाद जो है कि वो बंगाल गया। यह जो है कि आपको कहाँ बोला गया? तो यह बोला गया आपको मुल्ला तकिया के द्वारा जो है कि आपको कहा गया। ठीक है, मुल्ला तकिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि आपका बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यह तुर्क राजवंश की बात करेंगे। यह जो हुआ है कि तुगलक वंश का जो है कि अवशेष जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। किसका? तुगलक वंश का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न जरा सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न जो है कि आपका बिहार के किस क्षेत्र का संबंध वास्तिनुल उस्र एक मूल्यवान स्रोत है? कौन सा है? तो इसमें बात करेंगे, इसमें जो है कि आपका तिरहुत है। कौन है? तिरहुत जो है कि इसका मुख्य जो है कि आपको स्रोत देखने को मिलेगा, तिरहुत। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि आपका मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो प्रथम विदेशी यात्री की बात करेंगे, ये जो था आपको मुल्ला तकिया था। कौन था? मुल्ला तकिया। बहुत बेहतरीन नाम है, देख रहे हैं ना, मुल्ला तकिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। आइएगा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो बोलता है आपका, अगला प्रश्न जो है कि आपको बही बहरी स्ताने ग्रेवी बहरी स्ताने ग्रेवी
किसकी रचना है? गैबी जो है कि किसकी रचना है? तो ये जो है कि मिर्जा नाथन की रचना है। किसकी रचना है? मिर्जा नाथन की जो है कि आपको ये रचना देखने को मिलेगी। ठीक ना, मिर्जा नाथन की रचना जो है कि आपको देखने को मिलेगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है क्या है? मिर्तुल मिर्तुल अलवाल अलवाल किसकी रचना है? तो मिर्तुल अलवाल जो है कि मुल्ला बहानी का है। मुल्ला बहानी का जो है कि आपको ये रचना है। ऐसा ऐसा नाम सब है, देख रहे हैं ना। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में मिथिला के इतिहास का स्रोत की जानकारी है। किससे जानकारी है? तो ये जो है कि आपको कीर्तितला से भी प्राप्त होता है, कीर्ति पताका से भी प्राप्त होता है, और वर्ण रत्नाकर से भी आपको प्राप्त होता है। मतलब तीनों का तीनों इसमें जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये जो है कि आपको शेरशाह से संबंधित है। अगला प्रश्न, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसका अभिलेख बिहार में मिला था? तो जिसका अभिलेख किसका? तो अकबर का अभिलेख जो है कि आपको बिहार में मिला था। अगला प्रश्न है कि बताइएगा, सीजर उल मुता खनीर की रचना किसने किया था? तो इसकी रचना जो है कि गुलाम हुसैन तैयब बाई के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। गुलाम हुसैन बदबाई के द्वारा किया गया था। अगला है कि आपको मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सम्मिलित करें। इसको जो है कि आपको मिलाना है। इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको करना है। देखिएगा, इसका राइट आंसर की बात करेंगे। इसका राइट आंसर मिला देते हैं। आइएगा, सबसे पहले जो है कि आपका रियाज उस संतला सतलानी सत उस सलातीन रियाज उस सलातीन ये किसकी है? तो रियाज उस सलातीन की बात करेंगे। ये गुलाम हुसैन सलीम की जो है कि आपको है। ठीक ना। दूसरा बोलता है कि तारीखे शेर शाही, ये तारीखे शेर शाही किसका है? तो ये अब्बास सावर्णी की जो है कि। उसके बाद बोलता है कि वाकी यता मुस्ताकी जो है कि ये किसका है? तो ये जो है कि आपको रिजगु 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 कुलाह की है। रज्जु कुलाह की। ठीक ना। अगला है कि अफसनाए शाह किसकी है? तो अफसनाए शाह की बात करेंगे। ये शेख कबीर की है। और अंतिम है बसा तुलीन उस्र जो है कि आपको किसका है? तो ये जो है कि इब्न खान देहवली की है। किसकी? इब्न खान दहवली की जो है कि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मुल्ला बहानी यात्री था। कहाँ का यात्री था? ये जो है कि आपको ईरान का यात्री था। कहाँ का? ईरान का। और मुल्ला बहानी की यात्रा वृत्तांत में आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी हमें मिलता है। अब आते हैं तुर्कों के ऊपर, जरा आते हैं, इसको भी जरा देख लीजिएगा। पहला है तुर्कों के ऊपर आते हैं। ये जो है कि बख्तियार खिलजी का प्रथम बिहार का पढ़ाव कहाँ हुआ था? तो इसका पढ़ाव जो हुआ था मनेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मनेर में हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि बख्तियार ने बिहार आक्रमण के समय पाल वंश का शासक कौन था? पाल वंश के शासक की बात करेंगे, इंद्रधुम्नपाल था। इंद्रधुम्नपाल जो है कि आपको शासक था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या बोलता है कि किसके अनुसार बख्तियार खिलजी का पार्थिव शरीर बिहार लाया गया और बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में इसे दफनाया गया? इमादपुर मोहल्ले में। आइएगा, देखिएगा किसके अनुसार ये बोला गया। ये जो आपको बोला गया है किसके अनुसार? तो ये बोला गया है फरिश्ता के अनुसार बोला गया है। बख्तियार खिलजी का निधन 1206 में देवकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? देवकोट में जो है कि आपको हुआ था। अगला प्रश्न है, बख्तियार ने बिहार के बंगाल क्षेत्र को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित कर उसे अपना राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? तो लखनऊती को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। यह 60वीं 62वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो तुर्क सत्ता का संस्थापक इनवे बख्तियार खिलजी था।
इनवे बख्तियार खिलजी जो है कि तुर्क सत्ता का संस्थापक था। अगला है बख्तियार खिलजी की बिहार की पहली महत्वपूर्ण विजय था। कौन सा विजय था? तो यह जो है कि आपको बिहार शरीफ उदंतीपुरी जो है कि आपको था, बिहार शरीफ उदंतीपुरी। इसने बिहार शरीफ का विजय जो है कि 1198 में प्राप्त की और बख्तियारपुर नामक जो है कि शहर का स्थापना जो है कि आपको करवाया था बख्तियार खिलजी, और इसी के नाम पर अभी भी देखते हैं बख्तियारपुर शहर जो है कि आपको बसा हुआ देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। कब हुई थी तुर्क सत्ता की? 1198 में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना जो है कि आपको हुआ था। बख्तियार खिलजी अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ को बनाया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? यह जो है कि बख्तियार खिलजी ने जो है कि आपको ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो ये लक्ष्मण सेन। सेन वंश का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन जो है कि आपको इसके आक्रमण के समय में था, लक्ष्मण सेन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, बिहार में सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? सूफी संत का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ था। कमी में 12वीं शताब्दी में हुआ था। अगला है बिहार में आने वाला पहला सूफी संत कौन था? तो बिहार में आने वाला पहला सूफी संत जो है कि मोमीन आरिफ था। कौन था? मोमीन आरिफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मनेर। मनेर की विजय किस सूफी संत से संबंधित था? तो मनेर का विजय जो है कि आपको ताज फकी के द्वारा जो है कि आपको जाना जाता है, ताज फकी। अगला प्रश्न है कि बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण कहां से प्राप्त हुआ है? तो बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण की बात करेंगे, ये जो है कि तबकाते नासरी से प्राप्त हुआ है। किससे हुआ? तबकाते नासरी से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सल्तनत कालीन बिहार, देखिएगा इसमें भी जरा आते हैं। किसने बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जबरदस्ती जबरदस्ती खराज असूलता था? कौन असूलता था जबरदस्ती खराज? तो गयासुद्दीन जो था वो जबरदस्ती खराज जो है कि आपको असूलता था। गयासुद्दीन बैग कामरूप जजनगर और तिरहुत के क्षेत्र में जो है कि जबरदस्ती खराज जो है कि आपको असूला जाता था। खराज जो है कि आपको धन था, असूला जाता था, टैक्स लिया जाता था। अगला है कि किसने तुगरील सुधान और बिहार और बंगाल के वैध शासक होने की मान्यता दी गई है? तो किसको दिया गया है? तो रजिया सुल्तान को दिया गया है, और साथ साथ जो है कि आपको बहराम शाह को दिया गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपको मुल्ला तकिया के अनुसार किसने तिरहुत पर आक्रमण कर उसे शासक को बंदी बना लिया? तो यह जो है कि किसके? तो यह जो है कि तुगरील तुधान के अनुसार। किसके अनुसार? तुगरील तुधान के अनुसार जो है कि आपको ऐसा किया है। अगला प्रश्न है कि बिहार पर मोहम्मद शाह तुगलक का प्रभाव का साक्ष्य है? कब से साक्ष्य है? तो ये जो है कि आपको 1332 ईस्वी में बिहार शरीफ के शुकुन अभिलेख से, और 1346 में मोतिहारी के बदबन अभिलेख से, और तीसरा जो है कि मुल्ला तकिया के वृत्तांत से। ये तीनों से जो है कि आपको प्राप्त देखने को मिलता है। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका कि किस सुल्तान ने संत सैफुद्दीन और सूबेदार जैनुद्दीन के लिए जो है कि आपको बुल्गेरियन दरी भेजी थी? तो किसने भेजा था बुल्गेरियन दरी? तो ये जो है कि आपको मोहम्मद तुगलक के अनुसार जो है कि आपको भेजा गया था। किसके? तो बिहार के सूफी संत जो है कि सैफुद्दीन और मल फुजात से जैनुद्दीन मुल्क ने बिहार के भुक्ति और सूबेदार होने का पता जो है कि आपको चलता है, ठीक ना, पता चलता है। अगला प्रश्न है कि हाजीपुर और समस्तीपुर के संस्थापक कौन थे? तो हाजीपुर और समस्तीपुर के संस्थापक की बात करेंगे तो इसके संस्थापक से शमसुद्दीन हाजी इलियास है। शमसुद्दीन हाजी इलियास को जो है कि आपको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने इलियास को तिरहुत से निकाल कर बाहर किया था? तो यह बाहर किया था फिरोज शाह तुगलक ने जो है कि आपको बाहर किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न जो है कि आपका क्या है? अगला प्रश्न जो है कि बिहार में सुल्तान फिरोज तुगलक के अभिलेखों से संबंधित सत्य है? कौन सा इसमें सत्य है? देख लीजिएगा इसमें कौन है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसमें सभी का सभी सत्य है। पढ़ देते हैं, सभी को सुनिएगा। पहला बोलता है कि बिहार शरीफ के पहाड़ी पर अवस्थित मलिक इब्राहिम
वायु के कब्रगाह से मिले एक अभिलेख फिरोज तुगलक के साम्राज्य के धुरी तथा दूसरा अभिलेख मलिक वायु के बिहार का भुक्ति कहता है। बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है कि राजगीर राजगीर के एक जैन मंदिर में संस्कृत की एक अभिलेख है जिसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के नैकी का रक्षक कहा गया है। और तीसरा बोलता है कि फिरोज शाह तुगलक का एक अभिलेख जहानाबाद से मिलता है। तो मतलब 1 2 3 तीनों का तीनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि बिहार के शासक रुकनुद्दीन ने अभिलेखों से संबंधित कथन आपको सत्य है? कथन कौन सा सत्य है, जरा सुनिएगा। रुकनुद्दीन का पहला अभिलेख 1293 ईस्वी में महाद्वार अभिलेख है, जिससे बेगूसराय की एक नदी के किनारे एक दुर्ग निर्माण हिस्त ए हसीन का चर्चा किया गया है। दूसरा बोलता है कि रुकनुद्दीन का दूसरा अभिलेख 1297 में लखीसराय से मिला है, जिसे ब्लॉचमैन या खगोल अभिलेख कहा गया है। तो दोनों का दोनों आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न क्या बोलता है, जरा सुनिएगा। 10वां प्रश्न है कि बिहार के सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। अगला है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग में किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो किसको पराजित किया था? तो हिसामुद्दीन एबज को जो है कि आपको हराकर जो है कि आपको जीता था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सल्तनत सुल्तान था जो बिहार में प्रांतपति नहीं था? प्रांतपति जो है कि आपको नहीं था, ये कौन था? ये आपको मुबारिज खान था। मुबारिज खान जो था वो आपका नहीं था। कौन था? मुबारिज खान जो था वो आपका नहीं था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि किस काल में बिहार में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का निर्णायक जो है कि आपको वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो यह किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था तुगलक काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? तुगलक काल में जो है कि आपका हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इसका तुगलक काल। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में ककाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान की बात करेंगे, गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर जो है कि आपको रखा था? तो तुगलकपुर दरभंगा तिरहुत का क्षेत्र था, उसी को नाम रखा था। अगला प्रश्न है कि दरभंगा के एक दुर्ग या किला में जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि आपको सुल्तान देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो है कि बिहार शरीफ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो बिहार राज्य का नाम बिहार जो है कि आपको तुर्कों ने जो है कि आपको दिया था। किसने? तुर्कों ने जो है कि आपको दिया था। और इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, अंततः इसे जो है कि बिहारों में प्रवेश कहा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तो यह जो है कि आपको तुगलक काल में पड़ा था। किस काल में? तुगलक काल में जो है कि आपको इसका नाम जो है कि आपको पड़ा था। किस काल में? तुगलक काल में। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि मलिक इब्राहिम या मलिक बाया बिहार के प्रशासक किस काल में था? तो यह जो था कि तुगलक काल में था। किस में था? तुगलक काल में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिहार में तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मालिक इब्राहिम या मालिक बया का मकबरा कहाँ है? तो मालिक बया का मकबरा की बात करेंगे, ये बिहार शरीफ में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिमपौस का भेंट किस सुल्तान से भेंट किया था? तो यह जो है कि आपको किया था किससे? फिरोज तुगलक से जो है कि आपको भेंट किया था। अगला है फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है। कहां से मिलता है? तो बिहार शरीफ से जो है कि आपको मिलता है। कहां से? बिहार शरीफ से मिलता है। अगला प्रश्न जो है कि आपका
उत्तर बिहार के ककाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो यह जो हुआ था आपका गयासुद्दीन तुगलक के समय में जो है कि आपको हुआ था। किसके समय? गयासुद्दीन तुगलक के समय में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो किस वंश का? तो बेब बेबवार वंश। कौन सा वंश था? बेबवार वंश का जो है कि आपको करवाया था। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है सुनिएगा। अगला प्रश्न जो बोलता है कि आपको तिरहुत तिरहुत के किस बेनवार वंश के शासक ने छत्र छत्र छाया के प्रसिद्ध कवि विद्यापति पे अपने काव्य की रचना करवाया था? तो किसने? शिव सिंह ने करवाया था। शिव सिंह। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का सोर्स कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह जो है कि आपको तबकात नासरी से प्राप्त होता है। तबकात नासरी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध जो है कि विद्रोह किया था? तो यह जो है कि दरिया खान नुहानी के समय में। किसके समय में? दरिया खान नुहानी के समय में। अगला प्रश्न जो है कि आपका बिहार में जनजातीय क्षेत्र में एक झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था, कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में जो है कि आपको हुआ था। अगला प्रश्न है कि आपको वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम जो है कि सर्वप्रथम जो है कि रचना कहाँ से मिलता है? तो यह रचना जो है कि अब तबकाते नासरी से जो है कि आपको देखने को मिलता है। किससे? तबकाते नासरी से। अगला प्रश्न है कि आपको किस सुल्तान ने तिरहुत में तुगलकपुर को नाम दिया था? तो किस सुल्तान ने दिया था? तो यह जो है कि आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कि आपको नाम दिया था। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने तिरहुत या तुगलकपुर तुगलकपुर से अपने सिक्के को जारी किया था? तो यह कौन सा था? तो यह जो था मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि आपको इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने राजगीर में स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिया? तो यह जो था आपको फिरोज तुगलक था। अगला है तुगलक काल में जो है कि बिहार का प्रांतपति पद पर आसीन था। कौन आसीन था प्रांतपति पद पर? तो यह जो आसीन था यह जो था आपको मलिक बया था और मजदुल मुल्क था। ये दोनों का दोनों जो है कि आपको इसमें था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका क्या है? अगला प्रश्न जो है कि दिल्ली में किस सुल्तान ने बिहार के सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य को विस्तृत किया था? तो यह था सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका बिहार में जौनपुर में सरकी का प्रभाव की शुरुआत की बात करेंगे कि कब हुआ था? तो यह हुआ था 1339 में। कब हुआ था? 1339। ठीक है, राइट आंसर 1339 हो जाएगा। अगले 1394 सॉरी 1394 39 नहीं 1394। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार शरीफ में स्थित मलिक बया का मकबरा का विशिष्टताएं हैं। क्या इसका मकबरा का विशिष्टताएं हैं? तो ये जो है कि आपको सलामी दीवार अथवा ब्रेटल वॉल्स जो है कि इसका जो है कि आपको है। दूसरा है कि लंबूतरा गुंबद अथवा कॉर्निकल डोम जो है कि इसका उदाहरण है। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अंतिम प्रश्न है। क्या है? मनेर स्थित बड़ी दरगाह किसका मजार है? तो मनेर स्थित बड़ी दरगाह जो है कि किसका मजार है? तो मखदूम या याहिया का मकबरा है। किसका है? मखदूम याहिया का जो है कि आपका मकबरा है। तो यहाँ तक जो है कि आपका कौन सा पार्ट? तो सेकेंड पार्ट जो होता है आपका 2 नंबर पार्ट यहाँ समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग चेदी वंश से जो है कि आपको और उज्जैनी वंश से जो है कि पार्ट 3 में आपको हम लोग शुरुआत करेंगे। तो यहाँ तक पार्ट 2 आपका होता है। ये पार्ट 2 को आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसका पार्ट 3 आएगा। बहुत जल्द इसका पार्ट 3 को भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। साथ साथ अपने मित्रों को, दोस्तों को, सभी को भेज सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है इसके बारे में भी एक बार जरूर बताइएगा। साथ साथ हमारा बिहार दरोगा का पेड बैच है। कौन सा बैच है? पेड बैच जो है कि आपका है, ये जो है कि आपका रन कर रहा है
इसमें जो है कि अगर आपको एंट्री लेना है तो 199 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एंट्री आपको मिल जाएगी। इसमें टेस्ट प्लस जो है कि बीसी सभी के माध्यम से जो है कि आपको इसमें आपकी तैयारी जो है कि आपको करवाई जाएगी। वैलिडिटी की बात करेंगे, पीटी के एग्जाम तक इसमें आपकी वैलिडिटी रहने वाली है। इसी के साथ चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को थैंक यू इतने सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए यूट्यूब पे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।